यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज़ वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो लास्ट आप लोगों का जो एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आप लोगों ने वो यार कंप्लीट कर लिया होगा, उसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज जो हम करेंगे इसमें, आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि होगा आपका क्या, यूनिटरी मेथड, ठीक है। आपके पास जो चैप्टर होता है यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है। यहाँ से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यार देखो कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। इससे पहले वीडियोस को सीक्वेंस से देखते रहना, ठीक है। जो भी लेक्चर है ना, सीक्वेंस से देखते रहना। जैसे पहले आपको नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये सारा फ्रैक्शन वगैरह वो सारा करवा के मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आपको उन सबको देखना है। डायरेक्ट आप स्वाइप करोगे किसी दूसरे लेक्चर पे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, ठीक है, JNV हो गया, CHS हो गया, जो भी आपका गोल है, ठीक है। प्रॉपर आपको क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल होता है, डेली क्लासेस होती है, प्रॉपर बैच चलता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती है, 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है और बहुत मिनिमम फी होती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो यार, यहाँ भी सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है। नाम पे जाओ, नाम में क्या बोला है, यूनिटरी मेथड बोला है। आपने पढ़ा होगा यूनिट, यूनिट मीन्स क्या होता है सर, यूनिट मतलब होता है वन, यूनिट मतलब क्या होता है, वन होता है। तो यहीं से आपका ये मेथड होता है। क्या मेथड होता है ये, इसमें लिख लो द मेथड, ये ऐसा मेथड है, ठीक है। द मेथड बाय विच, जिसमें हम क्या करते हैं या जिससे हम क्या करते हैं, ठीक है। द मेथड बाय विच, नॉर्मल आपकी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, वी फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, फाइंड द, वी फर्स्ट फाइंड द, या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, ठीक है। मतलब यूनिट क्वांटिटी हम उसे कह देते हैं वैल्यू ऑफ वन यूनिट या यूनिट तो अपने आप में वन होता है, तो आप वहाँ पे ए लिख सकते हो। वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट के आप वहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है। द मेथड बाय विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट टू फाइंड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। रिक्वायर्ड यूनिट, इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिटरी मेथड वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक क्वांटिटी की, एक चीज की, एक मात्रा की वैल्यू निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं, जिससे कि हमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, जो कि हमें निकालनी होगी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी लिखना वहाँ पे, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो फिर हम उसे क्या कर देते हैं, अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, एग्जाम्पल आपको छोटा सा मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैंने अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला आपको कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन, कि 5 पेन का कॉस्ट है मान लो 30 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 5 पेन 30 रुपीज। अब मैंने आपको बोल दिया फाइंड कॉस्ट ऑफ 11 पेन, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो गई जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, वन यूनिट, एक यूनिट का निकालना है। आपको पता है जो 5 पेन का कॉस्ट है, 5 पेन का कॉस्ट है हमारा कितना, 30। हमें 1 पेन का कॉस्ट निकालना है, तो 1 पेन का, एक पेन, 5 पेन 30 रुपए की है, तो एक कितने की हो जाएगी, 30/5, एक आपकी 6 हो जाएगी। ये आपको यूनिटरी मेथड कह रहा है। क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक क्वांटिटी, एक पेन की वैल्यू निकाल दी, जो कि आई हमें कितनी, 6 रुपये आई, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, 11 पेन का। अब हमें 11 पेन का निकालना है। बहुत सिंपल है सर, एक पेन का जब 6 रुपये है तो 11 पेन का 11 × 6 66 रुपीज़ हो जाएगा। बताओ क्लियर है। 5 पेन का प्राइस 30 रुपये था, एक पेन का प्राइस 6 रुपये हो गया, 11 पेन का प्राइस 66 रुपये हो गया। ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी तो हमें वैल्यू मिल गई। ये कहता है आपका क्या, यूनिटरी मेथड। बट हम इससे भी और शॉर्टकट मेथड अभी यूज करेंगे। इससे भी हम यहाँ पे और शॉर्टकट मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको फील देने के लिए लिख लो, ठीक है, छोटा सा आपको, ताकि आपको फील आ जाए, उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस से देखते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो, बार बार चीज़ों को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, फिर आपको इजी लगने लग जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसको करो, ये वाला क्वेश्चन कर लो एक, ये तो इजीली कर लोगे आप लोग, क्या इजीली कर लोगे कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज ₹25.50। कोई अलग ही पेन आ रखा है, पॉइंट में उसकी प्राइस है, ठीक है, अलग ही पेन आ रखा है कोई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन दिया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन। 4 पेन का कॉस्ट आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। 5 पेन का कॉस्ट 25.50 है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट निकालूंगा। 5 पेन का कॉस्ट यार 25.50 है, एक पेन का कितना होगा, 25.50 अपॉन में 5। फंस गए आप कि सर यहाँ तो पॉइंट वाला है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है यार, 5 से 25 को करो, 5 5 जा 25, यहाँ पे पॉइंट है और 5 1 5, पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू होती नहीं है। तो 5.1 आपका क्या आया, इसका आंसर आया। एक पेन का प्राइस आया 5.1। हमें निकालना क्या था, 4 पेन की कॉस्ट निकालनी थी। तो यहाँ से हम इजीली आप निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 4 पेन, कि 4 पेन का जो कॉस्ट आया वो कितना आया। हम करेंगे क्या, 5.1 इंटू 4 का निकालना, 4 कर देंगे, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, एक डिजिट पॉइंट के बाद है तो यहाँ भी एक डिजिट पॉइंट के बाद 20.4 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 4 पेन आपकी 20.4 रुपये की आएंगी, जाओ और खरीद लो। ओके, चलो आगे चल रहे हैं। बस इस तरीके से रहता है आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक थोड़ी फील देने के लिए मैंने आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन नोट, थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन, ओके, कॉस्ट ऑफ 1 डजन नोटबुक, 1 दर्जन नोटबुक का आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। निकालना नहीं है, वो आपको दे रखा है। 1 डजन आपको क्लियर होगा, 1 डजन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन नोटबुक इज ₹40, ठीक है, इज ₹40। फिर आपको बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, ठीक है। आपको क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स। आपको सिंपल बोला है कि 1 दर्जन कॉपी का जो मूल्य है वो 42 रुपये है, तो 5 कॉपियों का मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, आपके हिसाब से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि सर 1 डजन, आपको पता है 1 दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है। 1 दर्जन में, अरे आपने कभी केले तो खाए होंगे, केले तो खरीदे होंगे, खरीदे नहीं, अगर खरीदे नहीं होंगे तो जब आप उनको खरीदने गए होंगे तो फिर आपने क्या करा होगा, मम्मी के साथ गए होंगे तो देखा होगा ना 1 डजन वो क्या करते हैं, नोटबुक लेते हैं। तो आपको पता है 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 क्वांटिटी होती है। 1 दर्जन 12 उसमें होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बनाना वगैरह तो देखे ही होंगे यार, ऑब्वियसली देखे होंगे, ठीक है। तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी। अब आपको 12 क्वांटिटी का प्राइस दे रखा है। 12 का प्राइस आपको कितना दे रखा है, इसका प्राइस दे रखा है आपको 42। आपको 1 क्वांटिटी का निकालना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक का आपको कॉस्ट निकालना है। तो 1 नोटबुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल है सर, 42/12 हो जाएगा। अब आपने अगर इससे पहले के लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, हम हमेशा फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे, उसे छोटा करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप देखोगे कि जो 4 + 2 कितना होता है 6, 1 + 2 कितना होता है 3, तो ये 3 की टेबल में जा रहा है, या 6 की टेबल में भी जा रहा है, सी दिख रहा है। 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, तो ये आपको कितना मिला, 7/2 मिल गया, ठीक है। अब हमें पता है 7/2 मिल गया, हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ
5 नोटबुक, 5 नोटबुक का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, 5 नोटबुक। आपको पता है 1 नोटबुक का कॉस्ट 7/2 है, तो 5 का मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 5 या 35/2 कर दूंगा। आप इसे यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते थे, आंसर सेम आना था, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 15, 2 7 जा 14, 17.5 रुपीज आपका 5 नोटबुक का कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है आपको यहाँ तक? 7.5 आपका आंसर आया, समझ आ रहा है? यह है आपका यूनिटरी मेथड, इस पे आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ओके चलो, अब हम इसमें जो आपका नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, नेक्स्ट इसमें पार्ट देखते हैं। इसमें भाई 2 कंडीशन आती हैं, इसमें आपकी 2 कंडीशन आती हैं। 2 कंडीशन क्या आती हैं वो चीज हम थोड़ी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन आपकी आती है, कौन सी कंडीशन देख लो। आपने सुना होगा, एक तो होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, या लिखा रहता है डायरेक्ट लॉ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा रहता है ना, या लिखा रहता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 इसमें यूनिटरी मेथड के हम कह सकते हैं कि 2 इसके अंदर रूल टाइप के होते हैं, या वो अलग से भी हो सकता है, ठीक है, अलग से भी हो सकता है। तो या तो आप यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन करोगे, या तो आप डायरेक्ट उस मेथड से करोगे जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको एक होता है आपका क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है आपका क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और यार आपको पता है हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है। प्रोपोर्शन क्या होता है सर, जब हम 2 रेशियो को कंपेयर करते हैं, 2 रेशियो को जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, मतलब प्रोपोर्शन कहते हैं जब हम 2 रेशियो को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट का मतलब है बिल्कुल डायरेक्ट, प्रोपोर्शन मतलब एक दूसरे के साथ हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, या इसको डायरेक्ट लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि 2 क्वांटिटी है, ठीक है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज then other quantity also increases। अगर एक बढ़ती है दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटती है दूसरी भी घटेगी, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। मैंने इसे यहाँ पे इंक्रीज लिखा, अब डिक्रीज भी ऐड कर देना। आई बात समझ में? ओके, इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देखो, इसका छोटा सा एक छुटका सा हम एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू यहाँ पे इफ वन वैल्यू लिखना ज़्यादा आपको फिर इजी लगेगा, क्वांटिटी थोड़ी भारी भरकम वर्ड हो गया, ठीक है। इफ वन वैल्यू इंक्रीजेज देन अदर वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन, कि 10 पेन का कॉस्ट मैंने बोला 50 रुपीज़ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 10 पेन 50 रुपीज़ है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स क्या होगा अभी देखते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये 10 पेन है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लिख लो, ये आपका क्या है, ये आपका 10 पेन है, ये आपके 10 पेन है। 10 पेन का कॉस्ट, अब हम इसे प्रोपोर्शन में दिखाएंगे। प्रोपोर्शन आपको पता है कैसा होता है, 10 पेन का कॉस्ट, ठीक है, रेशियो के जैसे लिखो। हम प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, पहले इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करोगे इसकी जरूरत नहीं होगी, बट मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। रेशियो हम बोलते हैं जब हम सेम चीज का कंपैरिजन करते हैं। ये 10 पेन का कॉस्ट है, 10 पेन के साथ मैं किसका कंपैरिजन करूंगा, ये 10 पेन है, ये 20 पेन है, 10 पेन का कंपैरिजन हो गया। 10 पेन का प्राइस कितना है, 10 पेन का कॉस्ट है 50 रुपीज़, 20 पेन का कॉस्ट मुझे फाइंड करना है, मैंने उसे एक्स मान लिया, समझ रहे हो, मैंने उसे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके, तो हमने सिंपल क्या करा यहाँ पे कि 10 पेन का कॉस्ट 50 रुपीज़ है, 20 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। ये तो हमने ना आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था इसलिए आपको समझाया। आप सीधे पता क्या करोगे, आपको सीधे पता क्या करना है, एक साइड आपने लिखा है यहाँ पे पेन, एक साइड आपने लिखा है यहाँ पे कॉस्ट। ध्यान से देखो, पेन कितनी है, पहली कंडीशन में आपको पेन दे रखी है 10 और उनका कॉस्ट कितना है, उनका कॉस्ट दे रखा है 50। दूसरी कंडीशन में आपको पेन दे रखी है 20, उनका कॉस्ट कितना दे रखा है, उनका कॉस्ट दे रखा है आपको कुछ नहीं, फाइंड करना है, एक्स मान लिया। अब यहाँ पे हम लॉ समझ रहे थे कि इफ वन वैल्यू इंक्रीजेज, यहाँ पे ये 10 है, ये देखो ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। बताओ जब मैं यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर इनक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
पहले 10 पेन थी, अब 20 हो गए, इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ी कॉमन सेंस आपको लगाना है कि सर जब हम यहाँ से नीचे को आएंगे ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बढ़ेगा कि घटेगा। 10 पेन का कॉस्ट 50 रुपीज़ था तो 20 का कितना हो जाएगा। अब इतना कॉमन सेंस तो है ना यार कि सर वो 50 से ज़्यादा होगा। 10 का अगर 50 है तो 20 का डेफिनेटली 50 से ज़्यादा होगा। अभी हमें पता नहीं है कितना ज़्यादा होगा, बट हमें इतना तो गारंटी है कि भाई वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा होगा अभी हम निकालेंगे। तो हमने देखा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, देखो ये भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है। जब इंक्रीज, दोनों साइड जब इंक्रीज होगा इसे ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, डायरेक्ट लॉ कहते हैं। जब भी डायरेक्ट हो तो आपने सीधे सीधे ऐसे लिख लेना है, ऐसा नहीं भी लिखोगे, मैं सीधे आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। आपने सीधे इनको अपॉन में लिख लो, 10/20 बीच में इक्वल कर लो 50/x। और ये पता कहाँ से आता है, जिसने प्रोपोर्शन वाला लेक्चर देखा उससे क्लियर होगा, यहाँ से आता है। रेशियो हम कहते हैं कि फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है और ये रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है। अब ऐसे बन गया ना, ऐसे बन गया। तो ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट मैंने आपको मस्त इजी वे में ऐसा समझा दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा कर लेना, पेन कॉस्ट ऐसा। ठीक है, अब आप यही क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते थे। कैसे कि आपको 10 पेन का प्राइस दे रखा है, 50 कॉस्ट दे रखा है, 50 आपको 20 का निकालना है। आप यहाँ पहले 1 पेन का निकाल सकते थे। 1 पेन का कॉस्ट कितना होता, 50/10 5 हो जाता। फिर 20 का कितना होता, 20 × 5 100 हो जाता। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे, हमने सीधे एक साइड पेन लिखा, एक साइड कॉस्ट लिखा। पेन की क्वांटिटी 10 थी, इसकी 50 थी, इसकी पेन की क्वांटिटी 20 थी, यहाँ पे कॉस्ट हमें निकालना था। क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डायरेक्ट लॉ है, तो सीधे 10/20 50/x कर दो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x × 10 कितना होगा, x × 10 = 20 × 5। और यहाँ से x = x के साथ 10 मल्टीप्लाई है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 20 कर दिया, 10 × 20 एंड 50 × x की वैल्यू आई आपकी 100, मतलब प्राइस आया आपका कितना, 100। 20 पेन का प्राइस आपका 100 आया। और यार होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, इजी वे में मैंने आपको समझाने का ट्राई करा। ये है आपका क्या, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट की, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। अब हम बात कर रहे हैं, सिंपल है, इसका जस्ट उल्टा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा समझना, थोड़ा आपको समझना है, वो चीज़ समझिए तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट लिख लेना, क्या लिख लेना यहाँ पे, इनडायरेक्ट लिख लेना, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ वन वैल्यू इंक्रीजेस देन अदर वैल्यू डिक्रीजेस। दूसरी वैल्यू कम होगी, अगर एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऊपर को बढ़ रहा है मतलब ज़्यादा हो रहा है, नीचे घट रहा है, नीचे घट रहा है तो ऊपर बढ़ रहा है। एक अगर ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी। अगर कहीं पे ऐसा है तो हम समझ जाएंगे वो आपका क्या है, वो आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, इनडायरेक्ट में आपका क्या होगा, देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ से आपको पता है कैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, मेन वाले, काम वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या आपको बोला जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ 5 men कैन डू अ वर्क, इफ 5 men कैन डू अ वर्क इन 10 days। ठीक है, इफ 5 men कैन डू अ वर्क इन 10 days, इन हाउ मैनी डेज, in how many days will 25 men complete the work, 25 men complete the work। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भाई पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। कॉमन सेंस आपको लगाना है, ठीक है, और दुनिया को हिलाना है। ठीक है, आपने सिंपल, मैंने बोला मैं आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी समझा देता हूँ। एक साइड मैंने आपको यहाँ पे लिख लिया मैन, एक साइड मैंने यहाँ पे लिख लिया उनके डेज। फर्स्ट कंडीशन आपको बोल रखी है कि सर 5 आदमी हैं, 5 मैन हैं, वो किसी काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर वहाँ पे कितने आदमी आगे सेकंड कंडीशन में, 25 आदमी आगे, वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे वो हमें फाइंड करना है। वही वाली कंडीशन बन गई जैसे अभी थी, लेकिन 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 क्या है, ये इनडायरेक्ट होगा। क्यों, कॉमन सेंस लगाओ।
जब 5 आदमी थे वो उस काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, अब वहां पे 25 आदमी आ गए, तो वो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 10 से ज्यादा दिन में करेंगे, 10 दिन के बराबर करेंगे, या 10 से कम दिन में करेंगे, वो आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत सही, लाल शर्ट वाला बहुत तेज है। ठीक है, आपको बोल दिया क्या, अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अब वहां पे 25 आदमी आ गए, 25 आदमी आ गए, तो इमेजिन करो वो उस काम को क्या जल्दी खत्म नहीं कर पाएंगे? ठीक है, मान लो कहीं पे सिर्फ 2 आदमी काम कर रहे हैं, अब वहां पे 4 आदमी हो गए, तो भाई काम जल्दी खत्म होगा ना। काम जल्दी खत्म हो गया मतलब कम टाइम लगाएंगे, मतलब कम दिन लगाएंगे। वो समझ रहे हो, जिस काम को एक आपको कहीं पे जाना है, आपको मतलब कहीं पे कुछ काम करना, मान लो किसी कमरे को आपकी सफाई करनी है, आप अकेले वहां चले गए, आपको टाइम लगेगा वो करने में। अब वहां आप अपने दोस्तों को भी, जो कि आपके हाईवे ड्राइवर वाले दोस्त होते हैं, 3-4 आदमी आप पंटर लोगों को उठा के ले चले गए। ठीक है, अब वो भी काम करने लगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ज्यादा आदमी होंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, मतलब कम दिन लगेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब हम यहां से यहां को जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है, 5 से 25 आदमी हो गए। अभी हमने यहाँ पे कॉमन सेंस से देखा कि जब हम यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि सर 5 आदमी 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 25 आदमी 10 से कम दिन में खत्म करेंगे, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। अब एक जगह इंक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह डिक्रीज हो रहा है। इफ वन वैल्यू इंक्रीजेस, एक अगर इंक्रीज हो रही है देन अदर वैल्यू डिक्रीजेस, तो दूसरी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। जब एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, वो जो चरखी होती है ना, वो पता नहीं कुछ कहते हैं उसको, पेंडुलम, पेंडुलम तो नहीं होता है, फलक्रम टाइप का होता है। एक जगह आप बैठे, दूसरा ऊपर हो जाता है, दूसरा बैठा, इस वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो वही सीन है, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, दूसरा नीचे आएगा तो पहला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। जब भी ऐसा हो, इसी को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शन एक बार मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूं, बाकी आपको ऐसा करना नहीं है। प्रोपोर्शन क्या हो गया, पहले 5 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए, 25। मैन का कंपैरिजन हो गया। ठीक है, रेशियो की हम बात कर रहे थे, रेशियो हमने बना लिया, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। 5 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 25 आदमियों से कितने दिन में खत्म करेंगे। बट हम ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बन गया कि 5 का 10, 25 का x, बट वहां पे क्या है, इनडायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा और हम यहाँ पे इसे उल्टा कर लेंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट चल रहा है। बट ये तो मैंने आपको फॉर्मेलिटी के लिए बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन लिखा था। अब मैं आपको इसका जुगाड़ बता देता हूं, जैसा कि हमने इससे पहले करा था। हमें सिंपल पता क्या करना है, मैन हमने लिख लिया, यस सर लिख लिया। ठीक है, मैन लिख लिया, 5 आदमी थे, 25 हो गए, डेज लिख लिया, 10 थे, एक्स हमें फाइंड करना है। कैसा है, इनडायरेक्ट है। कैसे पता चला, सर हमने कॉमन सेंस लगाया, हम पे बहुत तेज दिमाग है। हमने बोला कि भाई 5 से 25 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड 10 से एक्स आपका डिक्रीज हो रहा है। जब एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट होगा तो इन दोनों में से किसी एक को उल्टा कर लेना। उल्टा मतलब ये 5/25 तो आपने ऐसे ले लिया, बीच में इज इक्वल टू है प्रोपोर्शन, और इसे आपने उल्टा कर लिया x/10। इससे पहले आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने जो आपका डायरेक्ट वाला करा था उसमें हम सीधे अपॉन कर लेते थे, 5/25 10/x। बट यहाँ पे हमने क्या करा, एक को उल्टा कर दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट जो बनाना था। अब हम यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x × 25 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 10 × 5। ठीक है, x = 25 आपको पता है, मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 5 जा 50, 50/25, और x = 25 से आपने 50 को डिवाइड करा, 2 आंसर आया। तो वो 2 दिन लगाएंगे उस काम को खत्म करने में। समझ आपको आया होगा, 2 दिन लगाएंगे, और मजा भी आपको आया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, दूसरी बात देखो, आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को उल्टा कर लेना। अगर आपने 10/x ऐसे लिखा, 10/x ऐसे लिखा, तो फिर इसको उल्टा कर देना, फिर इसे 25/5 कर लेना, आंसर आपको सेम मिलेगा। बस मेक श्योर आपका पहला काम होगा वीडियो को लाइक करना, दूसरा होगा कमेंट करना। ठीक है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है सब कुछ बताओ। तीसरा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चौथा होगा शेयर करना। मेन काम देखो, ये तो साइड फालतू के काम है,
फालतू नहीं है, बड़े काम है। मेन काम क्या है, आपको सबसे पहले पकड़ना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। वो कैसे करोगे कि सर वैल्यू को देखो, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है या दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सीधे सीधे अपॉन अपॉन कर लेना, इक्वल कर लेना। बट अगर आपका एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, एक को उनमें से उल्टा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इनके तो मैं अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इनका हम एक बिल्कुल मसाला लेके आएंगे इनका।